चलो अगला हेडिंग डालो, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर। ना ना वो नहीं है सिलेबस में, वो उधर है, 12वीं में है ना, उसको यहाँ नहीं पढ़ना है। आज जइयो तारीख हो, ले गए हैं यार, 2-3 तो था, गायब कर दिए हैं। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे, इन दोनों में अंतर देखते हैं। हो गया, देखो बलाते सुने ना, हो गया। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे में अंतर, पहला अंतर क्या क्या है? पहला तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के जो कण है, माध्यम के जो कण है वो तरंग संचरण की दिशा के, हाँ, लंबवत गति करते हैं, लंबवत गति करते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के कैसे गति करते हैं? समांतर गति करते हैं, ठीक। और कोई आ रहा है क्या? दूसरा देखो, ये पहला हो गया दोनों के लिए, अब दूसरा, और क्या क्या होता है? हाँ, हम्म, इन तरंगों में क्या होता है? देखो हम लोग देखे थे तो कैसे देखे थे, ऐसे ऐसे गति करता है, मतलब एक ओर के अधिकतम विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंग। और एक ओर के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? गर्त। तो इसमें क्या बनता है? इसमें श्रृंग व गर्त प्राप्त होता है। और इसमें क्या देखे थे हम लोग? हाँ, संपीड़न और विरलन। तो इसमें क्या प्राप्त होता है? संपीड़न व विरलन प्राप्त होता है, क्योंकि स्प्रिंग वाला था, ऐसे कम, कहीं पर एकदम घन का, फिर कहीं पर दूर का, फिर कहीं पर घन का, फिर कहीं पर दूर का, ये, ठीक। तो ये दोनों संपीड़न था, और वो दोनों क्या था? विरलन था, है ना। और क्या ले सकते हो? जब ये तरंगे चलती है तो माध्यम के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। और जब ये चलती है तो माध्यम के घनत्व में क्या होता है? परिवर्तन होता है ना। माध्यम के घनत्व में परिवर्तन होता है, कहने का मतलब क्या? संपीड़न जहां पर होगा वहां पर घनत्व क्या होगा? कम होगा। और विरलन होगा वहां पर घनत्व क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि संपीड़न में सभी स्प्रिंग के जो छोटे छोटे फेरे हैं वो कहाँ आ जा रहे हैं? पास पास आ जा रहे हैं, है ना। और जब पास पास आते हैं तो घनत्व उस समय अधिक हो जाता है, और विरलन के पास जब फैलते हैं तो घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जहां संपीड़न होगा वहां पर घनत्व कैसा हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और जहां पर विरलन होगा वहां पर घनत्व कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ ये है हम लोग का संपीड़न, और ये क्या है? विरलन, ठीक। मतलब इसमें माध्यम के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और यहाँ माध्यम के घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। और कैसे पड़ता है? जहां पर संपीड़न के जगह पर घनत्व अधिक होगा, और विरलन के जगह में घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां पर तीसरा पॉइंट में कैसे लिखोगे? माध्यम के घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और यहां पर क्या लिखोगे इसी के तीसरा में? माध्यम के घनत्व पर प्रभाव पड़ता है, माध्यम के घनत्व पर प्रभाव पड़ता है जहां संपीड़न होता है, वहां घनत्व कैसा होगा? अधिक
वह जहां विरलन होगा वहां घनत्व कैसा होता है? कम। ठीक, कम होता है, ऐसे करके पूरा लिख लेना। ठीक, और लिख सकते हो इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता, ऐसे करके तो उतना छोड़ दो, है ना। अब ध्रुवित पढ़े नहीं हो तो क्या जानोगे, है ना। चलो इसको उतार लो, ये तीनों को। चलो, खदान है वो, खदान। चलो, है ना। उसके बाद हेडिंग डालो ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स। ध्वनि नहीं, ध्वनि। ध्वनि का है कसलागी। पाँच पाँच सौ गड्ढे निकाली का दे। हाँ। ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स। ध्वनि तरंगे। हो गया। लिखो ऐसे तरंगे जिसके कारण हमारे कर्णपटल पटल, लिखा दिया हूं ऊपर में, कर्णपटल कंपित होते हैं। कर्णपटल मतलब समझते हो, कान का जो पर्दा होता है ना अंदर का, वो झुनझुनाता है थोड़ा, बस वही। कर्णपटल कंपित होते हैं। सुंघत रहो। और हमें सुनने का आभास होता है। और हमें सुनने का आभास होता है। और हमें सुनने का आभास होता है। आभास ऐसे लिखाता है, आभास, प्रभास के भाई आभास, है ना? सुनने का आभास होता है, उसे ध्वनि तरंग कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि कान झंझनाएगा तो तेज आवाज में ही झंझनाएगा, हल्का धीरे बोलूंगा तो भी झंझनाएगा, बस तुमको एहसास नहीं होगा। लेकिन सुनने का जो आभास है, मतलब समझ जाओ हमारा कान वाइब्रेशन हो रहा है, कर्णपटल जो है हम लोग का, है ना, आभास होता है, उन्हें ध्वनि तरंगे कहते हैं। हो गया, ये हो गया ना। हाँ, अब देखो, हमारा जो कान का सुनने का आवृत्ति होता है ना, कितना फ्रीक्वेंसी का हम लोग का सुन सकता है कान, तो वो है 20 हर्टज से 20,000 हर्टज। इतने तक की आवृत्ति, इतने तक का फ्रीक्वेंसी का जो साउंड वेव निकलेगा, उसको हमारा कान सुन सकता है, नहीं सुन सकता। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक, तो उसी के नीचे लिख लो, चलो। हमारे कान इसको फिर लिख लेना, 20 हर्टज से 20,000 हर्टज, 20 हर्टज से 20,000 हर्टज आवृत्ति के तरंगों को ही सुन सकते हैं। इन तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं, या श्रव्य तरंगे कहते हैं, है ना। ऑडिबल वेव कहते हैं इसको, इसीलिए ऑडियो कहते हैं, जो सुनते हैं ना गीत, उसको ऑडियो कहते हैं ना, ऑडियो। और जो देखते हैं उसको क्या कहते हैं? वीडियो,
है ना। तो ऑडियो इसी श्रव्य तरंगों के माध्यम से ही आता है। ऑडिबल वेव्स, ऑडिबल वेव्स, है ना, ये श्रव्य तरंगों को इसी को कहते हैं, ऑडिबल वेव्स। और किसी कान में मैल जम जाता है तो वो नहीं सुनाता हो, है ना, मतलब ये जो कर्ण पटल है उसमें फुदका जम जाता है। अरे उल्टा लिख डाला हूँ, उल्टा लिख दिया हूँ, सॉरी, है ना। वीडियो, मोर वीडियो हो गए इस है ना, वीडियो नहीं था, वीडियो हो गया था। ये हो गया ना। अब इसमें हेडिंग डालो इसका ध्वनि तरंगों के गुण। पेपर में दे सकता है ध्वनि तरंग किसे कहते हैं, इसके कोई दो गुण लिखिए, है ना। तो गुड़ और शक्कर को लिख लो, चलो। ध्वनि तरंगों के गुण, पहला लिखो, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि का चाल कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये पढ़े हो कहां पर, विमी विधि से ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए वाला था ना, बस वही वाला है। तो वहां पर 332 दिया था ना, वही है ना। तो पहला तो तुम लोग लिख चुके हो, ये दूसरा है ना। ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है ना। और ये अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। कहीं पर नोट पॉइंट में लिख लेना तुम लोग, जो हम लोग का ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्घ्य तरंग है ना। और जो प्रकाश तरंग है, लाइट वेव्स, वो हम लोग का अनुप्रस्थ तरंग है। इसको कहीं पर लिख लिया रहना, है ना, नोट पॉइंट बना के। ठीक, जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्घ्य तरंग है, और जो प्रकाश तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है ना। और ध्वनि तरंग में एक और लिख लेना, इन तरंगों का विवर्तन होता है, परावर्तन होता है, व अपवर्तन भी होता है। सब पढ़ोगे, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, है ना। व्यतिकरण भी होता है, विवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ये सब नया नया है, लेकिन ये 12वीं में है तुम लोग का। व्यतिकरण थोड़ा सा भी आएंगे, हल्का सा, ज्यादा नहीं, है ना। और इन तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है, तो जान रहे हो तुम लोग, उसमें लिखे हो अंतर में, है ना। तो अंतर में जो लिखे हो उसी को लिख सकते हो इसमें। इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। ठीक, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। अगर कर भी दोगे तो बढ़िया बात है, वैसे कर नहीं सकते तुम लोग, इतना पावर नहीं है ना तुम्हारे पास ना हमारे पास। ठीक, चलो लिखते जाओ इसको। चलो अब इसमें समझो कुछ कुछ चीज। जैसे हम लोग का अपवर्तन क्या होता है ये समझो, 12वीं में है सब, है ना। परावर्तन क्या है ये समझो, है ना। फिर विवर्तन क्या है ये समझो, और उसके बाद व्यतिकरण क्या है, ये चारों समझो। अपवर्तन क्या है, ए भुला गए यार, 10वीं में पढ़े हो। हाँ 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 हाँ, बिछल जाती है कदे है ना। जब जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो जो इसका मार्ग था, इस मार्ग से विचलित हो जाती है।
मतलब अभिलंब की ओर झुक जाती है, या वो तो अलग चीज है ना, झुकना बढ़ना हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं। अपनी मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब बिछल जाती है ना, बिछल जाती है। जैसे हम सीधा जा रहे हैं, बिछल के ही पस गिर गए तो मार्ग से विचलित हो गए ना। तो यही हम लोग का क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है ना। और परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो उस सतह से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वो क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। इसे हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब विवर्तन क्या है, प्रकाश का किसी किनारे पर मुड़ जाना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। जैसे प्रकाश ऐसे ऐसे आपतित हो रहा था, अब यहां पर आपतित था तो यहां ब्लॉक था, अब यहां किनारे में आएगा तो ये क्या होगा, यहां से टकरा करके प्रकाश किधर आएगा, इधर आएगा। ठीक, तो इसका परछाई दिखेगा तुमको, इसका परछाई यहां पर दिखेगा ऐसे, है ना। अब मेरा परछाई देखो, ये मैं हूं, मेरा परछाई यहां कैसे दिख रहा है, मतलब प्रकाश आ रहा है, अब मेरे यहां से टकरा करके इधर मुड़ जा रहा है। तो प्रकाश का किनारों पर मुड़ना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। रही बात व्यतिकरण की, तो व्यतिकरण किसको कहेंगे, जब किसी माध्यम में दो तरंगे प्रवेश करती है तब क्या होता है, पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूं ना, पूरा डिटेल बताऊंगा तो लंबा जाएगा। ये श्रृंग है और ये क्या है, गर्त है। तो जहां श्रृंग से श्रृंग मिलता है या जहां गर्त से क्या मिलता है, गर्त मिलता है, वहां पर तीव्रता क्या हो जाती है, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है ना। हाई लेवल में हमको तीव्रता प्राप्त होगा, मतलब जहां डिपरा से डिपरा मिले और खचवा से खचवा मिले, वहां तीव्रता हमारा क्या होगा, है ना, अधिकतम होगा। और जहां श्रृंग से हमको मिले गर्त, और या गर्त से मिले क्या, श्रृंग, वहां तीव्रता, तीव्रता कैसी हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। मतलब जहां खचवा डिपरा से मिले, जहां डिपरा खचवा से मिले, वहां पर क्या हो जाता है, सपाट हो जाता है ना, समझ गए। तो ये हम लोग का क्या, प्रकाश का व्यतिकरण का घटना है ना। बस यही है, और ज्यादा कुछ नहीं है। परिभाषा उसका हार्ड है, उसको छोड़ दो, परिभाषा को अभी नहीं है। ठीक, तो ये है, यही हम लोग का है कि इस जो ध्वनि तरंग है सबको इतना सब चीज कर सकते हैं हम लोग, है ना। ये होता है, समझ गए चारों को। चलो, अब उसके आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद इसी के अंतर्गत आएगा, दो ठो लिखो, अवश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे। हाँ, एक से एक तरंग पढ़ोगे अभी। सबसोनिक वेव्स। ठीक जी, खचवा डिपरा के निवासी हो। अवश्रव्य, है ना, अवश्रव्य तरंगे, ये वह है, अवश्रव्य है वह, अवश्रव्य तरंगे, जिसको सबसोनिक वेव्स कहते हैं या इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं, है ना। ठीक, हेडिंग डालो, अपश्रव्य तरंगे। हो गया। इसमें लिखो, ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्तियां हो गया, ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्तियां 20 हर्टज से, 20 एच जेड लिख लो, 20 हर्टज से कम होती है, 20 हर्टज से कम होती है, उसे अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, उसे अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। हो गया, उदाहरण में लिख लो,
समुद्री तरंग, भूकंप के दौरान उत्पन्न तरंग, भूकंप के दौरान उत्पन्न तरंग, है ना। तीसरा लिख लो, डीजे का बेस, बेबी को बेस पसंद है, डीजे का बेस। डीजे जब चलता है तो शरीर में थोड़ा सा एहसास होता है ना, अनुभव, है ना। भूकंप में भी वैसा होता है। डीजे का बेस, बेस को खोलोगे तो डिचिक डिचिक नहीं करते, धुक धुक, बस वही है। तो वो डीजे के उसके पास रहोगे तो शरीर में अनुभव होता है ना, एक वाइब्रेशन का, कंपन का शरीर में अनुभव। भूकंप में भी वही होता है, समुद्र में रहोगे तो भी वही होता है। बेस बेस हो गया, शक्ति के साथ। हो गया। उसके बाद अगला डालो, पराश्रव्य तरंगे, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेव्स, है ना, पराश्रव्य तरंगे। ठीक। ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्तियां 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। तुम लोग को कैसा लगता है मैं बताऊं? तुम लोग को लगता है जो जितना ज्यादा बजता है उसका हर्ट्ज उतना ज्यादा रहता होगा। उल्टा है, जितना ज्यादा बजेगा उसका हर्ट्ज उतना कम रहेगा, और जो जितना कम बजेगा उसका हर्ट्ज उतना ज्यादा होता है। हाँ, जस्ट उल्टा है, अपोजिट। तुम लोग ये मत समझना। डीजे का बेस, हाँ, डीजे का बेस 20 हर्ट्ज है, इसका मतलब वो सब ज्यादा बजता है इसलिए 20 हर्ट्ज है। जितना ज्यादा हर्ट्ज का रहेगा ना, उतना ज्यादा तुम कम सुनते जाओगे, है ना, क्योंकि वो साउंड उतना लो फ्रीक्वेंसी का होते जाता है। और लोग क्या समझते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज है तो डीजे का बेस झाझ झाझ बज रहा है मतलब 20 हर्ट्ज होगा, जबकि जस्ट उल्टा है। डीजे का बेस झाझ झाझ बज रहा है मतलब उसका हर्ट्ज उतना कम होगा। मोबाइल का तो तू सुन लेगा ना, 20 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच रहेगा। देखो, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्तियां 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? परश्रव्य तरंगे कहते हैं। जैसे कौन कौन सुनता है इसको? कुकुर भी ले लो, है ना। कौन कौन? कुत्ता, गाली नहीं दे रहा हूं ना। हाँ, चमगादड़। अब देखो, कुत्ता को देखना, कोई भी आएगा तो हल्का सा आहट में उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हल्का सा आहट उसको पता चलता है। अब तुम लोग को पता चलेगा आहट? नहीं, क्योंकि इसको सुनने की आवृत्ति अपने पास नहीं है, क्षमता। क्योंकि हमारा सुनने का आवृत्ति कितना है? 20 हर्ट्ज से कितना है? 20,000 हर्ट्ज है। अब इससे का ज्यादा है वो, तो इससे ज्यादा का तुम सुन ही नहीं सकते ना। और डीजे का बेस इधर आता है, उधर नहीं आता, क्योंकि जितना कम रहेगा उतना वो ज्यादा साउंड करेगा। जो जितना ज्यादा साउंड करता है उसका हर्ट्ज उतना ही क्या होता है? कम होता है। और हल्का सा आहट में कुत्ता उठता है, क्योंकि हल्का सा आहट मतलब हल्का सा भी आहट करोगे तो उसका जो हर्ट्ज है वो ज्यादा होगा। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा को तो हम सुन ही नहीं सकते। अगर कुत्ता को, तुमको दोनों को एक साथ सुला दें और हल्का सा कोई आदमी आए तो कुत्ता पहले उठेगा, तुम बाद में उठोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी कुत्ते हो। है ना, एक एक बता रहा हूं, है ना। कुत्ता हो गया, चमगादड़ हो गया, है ना, ये सब। आ मच्छर भी है, मच्छर है, मच्छर लिख रहा हूं, मच्छर है। तुम्हारा हाथ हल्का सा ऐसे करके यहां तक नहीं आ पा रहा है कि मच्छर उड़ जाएगा। ऐसे मारना चाहोगे तो, है ना, ऐसे मारना चाहोगे तो वो हल्का सा उसका ये आता है ना, वेव, उतना में ही वो उड़ जाता है, क्योंकि उसको उतना का आभास है। हम लोग नहीं सुन सकते ये सब, हमारा कान इसके प्रति संवेदनशील नहीं है, क्योंकि हमारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही है। इससे ज्यादा के अगर हम लोग का निकलता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो वो हमारे संवेदनशील के लिए है ही नहीं। हमारा कान उसके लिए, हमारा कान उसको सुन ही नहीं सकता, रिजेक्ट कर देगा सीधा। जितना है उतना ग्रहण करेगा, है ना, ये होता है। ठीक, तो क्या लिखे?
इसको पराशब्द तरंगे कहते हैं, लिखे। और कुत्ता, चमगादड़, मगरमच्छ, मच्छर आदि। कैसे लिखे हो इसको, ऐसे लिख दिया हो क्या? इसको पूरा लिखना है ना। कुत्ता, चमगादड़, मगरमच्छ आदि इन सब के मच्छर, है ना, आदि इन सब के प्रति संवेदनशील होते हैं। आदि इन तरंगों के प्रति लिख सकते हो या इन सब के प्रति लिख सकते हो, संवेदनशील होते हैं। हम नहीं होते, क्योंकि हमारा तो इतना आता ही नहीं। अब किसको किसको कहोगे? जो सोनार उपयोग करते हैं हम लोग, सोनार, हाँ, यही हम लोग का क्या है, परश्रव्य तरंग है। मछलियों को दूर भगाने के लिए, मच्छरों को भगाने के लिए। मच्छर बाहर का है, मछली अंदर का है, पानी अंदर का मतलब। तो पनडुब है, पनडुब्बी में वो जाते हैं ना, तो बड़ा बड़ा मछली आके टकराए मत, इसके लिए हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं। आदमी वाला सोनार नहीं है, ये साउंड सिस्टम है। अब पनडुब्बी नीचे जा रहा है तो उसको दूर से कैसे पता चलेगा क्या है उसको? तो कैसे करेगा? वो सोनार भेजेगा, मतलब एक तरीके का वेब भेजेगा। अगर वो वेब उधर से सीधा चला गया, मतलब उसको पता चल गया कि सामने कुछ नहीं है, अब वो पनडुब्बी वहां जाएगा। तुमको खाली रोड जैसे थोड़ी दिखता है, पानी के अंदर नहीं दिखेगा। और अगर तुम वो चीज को, साउंड वेव को भेज रहे हो और वो टकरा करके इधर आ रहा है, तो टकरा के कहां आएगा? तुम्हारे साइड आएगा। अब टकरा के तुम्हारे पास आएगा, तुमको पता चल गया कि आगे कुछ है ना, इसलिए फिर तुम अपना रास्ता बदलोगे। ऐसा होता है। चमगादड़ लोग का कैसा काम है? चमगादड़ लोग का भी तो वही काम है, रात के समय लोग आग दिखता है क्या? अंधवा है उन लोग, नहीं दिखता चमगादड़ को। चमगादड़ क्या करता है, अपना अपना वो भी सोनार टाइप का एक साउंड वेव छोड़ता है। अब साउंड वेव जैसे ही छोड़ा, सामने कुछ है, तो साउंड वेव टकरा के उसके पास आएगा, तो उसको पता चल जाएगा सामने कुछ अवरोध है, फिर वो अपना दिशा चेंज कर देगा। और चमगादड़ को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, पेड़ में ऐसे ऊपर में जाला लगाए रहते हैं ना। अब वो जाला में क्या करता है, ये अपना अल्ट्रासाउंड छोड़ता है। अब जैसे ही अपना अल्ट्रासाउंड छोड़ा, तो वो तो जाली है ना, और जाली से वो पार हो गया। अब उसको क्या लगता है सामने कुछ नहीं है, और जाके फंस जाता है जाली में। देखे हो पकड़ते, यहाँ पर पकड़ते थे हमारे यहाँ। ये पीपल का पेड़ है ना यहीं पर, वो तालाब के पास, वहीं पर ऐसे ही लगाए रहते थे। उस समय कौन कौन लोग आए थे, 4-5 लोग, मतलब बाहरी वाले। तो उन लोग वैसे पेड़ में चढ़ के ऐसे बांधे रहते थे। हाँ, और वैसे ही पकड़ते थे चमगादड़, फटफटाते रहते थे। सुबह हम लोग जाते थे ना ब्रश वश के लिए, छोटे थे तो वैसे ही चमगादड़ लोग फटफटाते रहते थे जाल में। फिर वो सुबह 9-10 बजे जाके उसको निकालते थे। तो वैसी है, क्योंकि जाल है तो जाल में से उधर तो पार हो जाएगा। तो अल्ट्रासोनिक का उपयोग इसीलिए करते हैं, बड़ी बड़ी मछलियों को या तो दूर भगाना है, तो कोई टकराए मत मछली करके, है ना। बड़ा बड़ा वेल है या और कुछ मछली है, तो टकराएगा तो डैमेज किसको में लगेगा? पनडुब्बी को ही लगेगा। मछली तो मर जाएगा, पनडुब्बी को लगा, पनडुब्बी कुछ खरोच आया, पानी अंदर रिसेगा, फिर अंदर में जो आदमी है उनके लिए भी खतरा है ना, मर जाएंगे वहीं पर निपट के। तो इसके लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, तो उसमें लिख लो चलो। मच्छरों को दूर भगाने, मछलियों को आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। लिख लो ना नोट पॉइंट में। हाँ, सोनोग्राफी के नार है ना। मच्छरों को दूर भगाने और मछलियों को आकर्षित करने। ये जमीन की मछली नहीं है, पानी की मछली है। वह मछलियों को आकर्षित करने, तुम जैसे मछलियों को। हाँ वही है, आकर्षित प्रतिकर्षित एक ही है, लिखो ना आकर्षित करने। मच्छर को हम दूर तो भगा दिए ना। वह मछलियों को आकर्षित करने के लिए। अब मच्छर को दूर भगा रहे हैं तो मछली को आकर्षित नहीं करोगे? या तो मच्छर को आकर्षित थोड़ी करोगे तुम। है, मछली को दूर भगाओगे। मछली को पास लाओगे तो खाएगे, खाओगे मछली को, मच्छर को पास लाओगे थोड़ी खाओगे। सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार लिख लो ना हिंदी में, सोनार लिख लो हिंदी में, कोष्टक में से डाल दो सोनार। हम्म, हो गया। आज इतना ही देखो बस। उसके बाद फिर ना, कल हम लोग वो थोड़ा सा परावर्तन
तरंग, ये देखेंगे तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत जो 12वीं में भी है और ये इसमें भी है, थोड़ा सा देख लेना। व्यतिकरण भी है और तरंगों का परावर्तन भी है ना। अप्रगामी तरंग, प्रगामी तरंग, विस्पंद प्रस्पंद क्या क्या है ये सबको। ठीक, आज इतना ही देखो।